फील्डिंग अपग्रेडेड नोट्स भी लिख सकते हैं। जिन बच्चों ने मेरे से पहले भी पढ़ा था उनको इसमें और ज्यादा अपग्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, तो हेनरी फील्डिंग आपका आ गया। ठीक है, 1707 से 1754। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अब हम डिस्कस करेंगे सारे बच्चे मेरे साथ। तो देखेंगे हेनरी फील्डिंग पर एक कोटेशन है, गुड नेचर इज दैट बेनेवलेंट एंड एमिएबल टेम्पर ऑफ माइंड विच डिस्पोजेस आउट हो गए to feel the misfortunes and enjoy the happiness of others, and consequently pushes us on to promote the latter and prevent the former, and that without any abstract contemplation on the beauty of virtue, without the allurements or the terror of religion. Now good humor is nothing more than the triumph of the mind. ये देखो, ये लाइन आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है। गुड ह्यूमर इज नथिंग मोर देन द ट्रायम्फ ऑफ द माइंड when reflecting on its own happiness, and that perhaps from having compared it with inferior happiness of others. तो बेसिकली गुड ह्यूमर के बारे में क्या बोल रहे हैं कि ये बेसिकली ट्रायम्फ ऑफ माइंड को दिखाता है। और गुड नेचर के बारे में क्या बोल रहे हैं, एक एमिएबल टेम्पर ऑफ माइंड है। टेम्पर मतलब स्वभाव, ठीक है, तो एमिएबल टेम्पर ऑफ माइंड है। और क्या दिखाता है, मैंने बोला जो है गुड ह्यूमर क्या है, एक ट्रायम्फ ऑफ माइंड है। जितना मैंने अंडरलाइन और टिक किया ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और हेनरी फील्डिंग ने ये गुड नेचर और गुड ह्यूमर के बारे में बोले हैं दो कोटेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। अब अगर हम आगे बढ़े तो जैसे क्या कहता है, फील्डिंग इज द मोरलिस्ट ऑफ द गुड हार्ट। ठीक है, एस.टी. कोलरिज ने बोली है लाइन, फील्डिंग इज द मोरलिस्ट ऑफ द गुड हार्ट। एस.टी. कोलरिज ने इनके जो है टॉम जोन्स पर भी ये कमेंट किया है, टॉम जोन्स पे ना। ठीक है, टॉम जोन्स हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ऑफ फाउंडलिंग करके इसका सबटाइटल है। और इन्होंने क्या बोला है टॉम जोन्स को, इट हैज वन ऑफ द 3 बेस्ट प्लॉट्स एवर। नोट होगा ये पॉइंट, इट हैज वन ऑफ द 3 बेस्ट प्लॉट्स एवर। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द 3 बेस्ट प्लॉट्स एवर, बेसिकली प्लॉट अगर यहाँ जल्दी से रिवीजन कर लें, प्लॉट क्या होता है बेटा, प्लॉट पक्का आएगा आपके पॉली में भी आ सकता है, लेक्चरर में भी। व्हाट इज प्लॉट, प्लॉट इज, बताओ प्लॉट को हम क्या बोलते हैं। जैसा मैंने बताया था वैसे याद कर लो फिर से, नॉन लीनियर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, नॉन लीनियर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम प्लॉट बोलते हैं। ठीक है, जम्बलिंग ऑफ एक्शन भी बोलते हैं इसको, आर्टिस्टिक स्टोरी भी बोलते हैं। ठीक है, और जो टॉम जोन्स है इसका जो प्लॉट है ना, ये 20 पार्ट्स में है, ये 20 बुक्स में, बहुत ही बड़ा नॉवल है ये। इसकी शॉर्ट स्टोरी, इसका शॉर्ट समरी भी आपको इस फाइल में मिल जाएगा। ठीक है, तो फील्डिंग इज द मोरलिस्ट ऑफ द गुड हार्ट, ये बोला है कोलरिज ने। और कोलरिज ने वन ऑफ द 3 बेस्ट प्लॉट्स एवर बोला है टॉम जोन्स को। टॉम जोन्स को क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट पिकारेस्क। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, सारे बच्चे लिखेंगे, ग्रेटेस्ट पिकारेस्क नॉवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। पिकारेस तो सबको पता ही है, PICARESQUE, ग्रेटेस्ट पिकारेस नॉवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए हाँ, पिकारेस्क में जो प्लॉट होगा ना वो जनरली क्या होगा, हाँ, पिकारेस्क नॉवल में ये कैरेक्टर पर बेस्ड होगा, है ना। और खैर आगे बढ़ते हैं हम। फील्डिंग्स वर्क वाज विद दैट ऑफ हिज फ्रेंड होगार्थ द मोस्ट पावरफुल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ द सोशल कॉन्साइंस ऑफ द एज। देखो एक यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, वॉल्टर एलन ने बोली है लाइन,
देखो हॉगार्थ क्या है ना, हॉगार्थ क्या है, एक हॉगार्थ जो है यहाँ पर पेंटर थे, और हॉगार्थ और फील्डिंग ये दोनों जो क्या थे, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो नोट हो जाएगा। मैंने अपने एमसीक्यूज में, मुझे कहीं याद आता है, हॉगार्थ पे एक क्वेश्चन दिया था, किसी को कोई याद होगा, पुराने टेस्ट जब करते थे हम लोग बैचेस में, तो हॉगार्थ से उठाया था क्वेश्चन एक मैंने, ठीक है। तो हॉगार्थ एक पेंटर हैं और इनके फील्डिंग के फ्रेंड हैं, और हॉगार्थ ने जो है इनके जो नॉवेल्स की स्टोरीज को अपनी पेंटिंग्स में दिखाया था। तो एक तरीके से हम इलस्ट्रेटर कह सकते हैं इनको। नोट कर लेना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। इलस्ट्रेटर ऑफ द, मतलब इनके नॉवेल्स के अंदर इलस्ट्रेट नहीं किया, बट नॉवेल्स की स्टोरीज को बाद में पेंटिंग्स में दिखाया। समझ में आ गई बात। जब भी इलस्ट्रेटर पे क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है जॉर्ज क्रुकशेंक। क्या याद रखना है बेटा? जॉर्ज क्रुकशेंक, CRUIKSHANK। अब ये जॉर्ज क्रुकशेंक भाई कौन है? जॉर्ज क्रुकशेंक ने दो राइटर्स, दो नॉवेलिस्ट के नॉवेल्स को वो किया है, इलस्ट्रेट किया है। एक तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चार्ल्स डिकेंस के नॉवल को इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट समझ गए ना, मतलब ड्राइंग्स बनाई है, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स को इलस्ट्रेट किया है जॉर्ज क्रुकशेंक ने। इसके अलावा इन्होंने जो है स्मॉलेट के नॉवेल्स को भी क्या किया है, इलस्ट्रेट किया है। तो जॉर्ज क्रुकशेंक एक लेट 18th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी के इलस्ट्रेटर हैं, और कंपेयर कर लेंगे उसको हॉगार्थ से, जिन्होंने फील्डिंग के नॉवेल्स को इलस्ट्रेट किया है। यहां तक का क्लियर है सब? समझ में आ रहा है? नोट हो रहा है प्रॉपर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसमें आगे बढ़े तो ठीक है, कंसाइज बायोग्राफी देखते हैं हेनरी फील्डिंग साहब की। तो हेनरी फील्डिंग बॉर्न बॉर्न हो गए, ही वाज बॉर्न इन शार्पहैम पार्क, SHARPHAM, शार्पहैम पार्क, सोमरसेट, on April 22, 1707 to a family of gentry. Now what do you mean by the word gentry? जेंट्री मीन्स आपने सुना होगा, मतलब यू कैन से फैमिली ऑफ जेंटलमैन, ठीक है, जेंटलमैन। मैं क्वेश्चंस भी देते जाऊंगा उससे रिलेटेड। अब बताओ कौन सी नॉवेलिस्ट है, फीमेल नॉवेलिस्ट, जिसने कंट्री जेंट्री पे लिखे हैं अपने नॉवेल्स? जल्दी से बताओ। कंट्री जेंट्री पे एक कौन सी फीमेल नॉवेलिस्ट है इंग्लैंड में जिसने अपने, तो एम्मा नॉवेलिस्ट थोड़ी है, एम्मा तो नॉवल का नाम है। एम्मा जिसने लिखा है उसकी बात हो रही है। किसने लिखा है एम्मा? जेन ऑस्टिन, वेरी गुड, जेन ऑस्टिन, वेरी गुड, ठीक है। तो जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स कंट्री जेंट्री। अब कंट्री का मतलब क्या है? जो जेंटलमैन होते थे, रूरल एरियाज के जो जेंटलमैन होते थे, जैसे नाइट्स होते थे, स्क्वीयर्स होते थे, उनके ऊपर लिखती है जेन ऑस्टिन, ठीक है। एम्मा वाली पॉइंट नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। हिज फादर कर्नल एडमंड फील्डिंग वाज अ कर्नल इन द आर्मी। क्वेश्चन बनेगा, which novelist in your course has a father who is who was a colonel in the army and his mother was the daughter of a judge? ठीक बात है। His mother died when he was still a child. His father married again. ठीक बात है। Fielding's literary journey began at Eton College. चलो किसने लिखा है Ode on the Distant Prospect at Eton College? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एटन कॉलेज पर और किसने एक फेमस ओड लिखा है? जल्दी से बताओ। पढ़ा रखा है सब ये क्लास में। बहुत बढ़िया। देखो ये थॉमस ग्रे ने लिखा है ओड ऑन द प्रोस्पेक्ट एट एटन कॉलेज। जिन लोगों ने यहाँ से किया है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से एमए किया है, उनको पता है, ठीक है, पढ़ा जरूर होगा। तो एटन कॉलेज से इन्होंने अपनी जर्नी को बिगिन किया। देयर अमिड्स द हेलोड हॉल्स, हेलोड मतलब बड़े बड़े, ठीक है, हेलोड हॉल्स एंड रिगरस एकेडमिक एनवायरनमेंट, he cultivated a deep rooted love for literature. The timeless classics with their intricate मतलब क्या होता है? डेलीगेट, सॉरी, इंट्रिकेट का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट्स एंड प्रोफाउंड कैरेक्टर्स को इन्होंने वहां पर पढ़ा, ठीक है, एटन कॉलेज में। Ignited his imagination and laid the groundwork for his future as a writer. It was during this formative period that he forged a lifelong relationship with George Littleton, a fellow student destined to become a prominent statesman and a generous patron of the arts. हाइलाइटर हो जाएगा कौन से फ्रेंड का, जो कौन से नॉवलिस्ट का फ्रेंड था जॉर्ज लिटिलटन, कौन से नॉवलिस्ट के फ्रेंड थे, या इनका नाम पूछ लेगा। वो क्या थे? प्रोमिनेंट स्टेट्समैन। स्टेट्समैन मतलब पॉलिटिशियन थे,
ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया जेनरस पैटर्न, पैटर्न मतलब क्या होता है मैंने बताया था, सपोर्टर, ठीक है, स्पेशली फाइनेंशियल सपोर्टर, जो है फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है आर्टिस्ट को, ठीक है। यहाँ से पेट्रिन वाला जो है कल्चर से बहुत आते हैं क्वेश्चंस। किसने पेट्रिन कल्चर को लिटरेचर में खत्म कर दिया था? देखते हैं पहले कौन बता रहा है। किसने पेट्रिन के कल्चर को लिटरेचर में खत्म कर दिया था? उसने कहा था भाई एक राइटर को सीधा पब्लिशर को अप्रोच करना चाहिए, पेट्रिन वेट्रिन बीच में नहीं लाने चाहिए। बहुत समय लगा रहे हैं आप लोग, पढ़ा रखा है सब मैंने। अभी भी नहीं आ रहा है? बताइए कैसे निकालोगे? हाँ, ममता जोशी, वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा। डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन ने बोला था ये, लिख लो आप कॉपी में फिर से, डॉक्टर जॉनसन एंडेड द पेट्रोनेट सिस्टम, पेट्रोनेट सिस्टम, फटाफट लिखो, ठीक है बेटा। तो डॉक्टर जॉनसन ने पेट्रोनेज के सिस्टम को खत्म कर दिया था। अब हेनरी फील्डिंग स्टार्टेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिज करियर एज अ प्ले राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। He wrote plays like Love in Several Masks, The Temple Beau, The Author's Farce, Tom Thumb. Tom Thumb मेरे उसमें भी आया ना क्रोनोलॉजी में। रेप अपॉन रेप, ये सारे प्लेस के नेम आपको लिखने हैं, प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ लिखने का, अभी सारे बच्चे लिख लेंगे। लव इन सेवरल मास्क, अब जैसे लव इन सेवरल मास्क है जो, इसका बेसिकली मतलब क्या है, ये है मास्क का मतलब समझ लेंगे सारे बच्चे। मास्क का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है, वही आपको पता ही है, इलेबरेट कोर्ट ड्रामा, ठीक है, इलेबरेट कोर्ट ड्रामा, तो ये मास्क का मतलब है। जब कोर्ट एंटरटेनमेंट होता था, बहुत ही मैंने बताया था, इस तरह से मुगल काल में नृत्य और नृत्य किया होते थे ना, इस तरीके के डांस एंड वाइन, ठीक है, बस वही चीज। फिर ब्यो, ब्यो का मतलब होता है एरिस्टोक्रेटिक मेल को कहते हैं हम, ब्यो, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो ये सारे प्लेस के नाम है। फार्स, फार्स मतलब क्या होता था, लो कॉमेडी, मेन पॉइंट्स दे रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लो कॉमेडी, ठीक है। टॉम थंब, ये मैंने इनका नाम बता दिया। रेप अपॉन रेप, देखो ये कंफ्यूजिंग टाइटल है, रेप ऑफ द लॉक से, रेप ऑफ द लॉक आपको पता है अलेक्जेंडर पोप का है, रेप अपॉन रेप किसका है, अभी आपने देख लिया हेनरी फील्डिंग का प्ले है ये प्ले है, ठीक है। और फिर क्या है, द ट्रेजेडीज ऑफ, द ट्रेजेडीज ऑफ ट्रेजेडीज, ठीक है। द लेटर राइटर्स, द वेल्श ओपेरा, ओपेरा का मतलब क्या बताया था, ग्रब स्ट्रीट ओपेरा, ग्रब स्ट्रीट का मतलब क्या बताया था, जल्दी से बताओ। ओपेरा का मतलब क्या बताया था, वर्ल्ड का इंग्लिश का पहला ओपेरा कौन सा था, इंग्लैंड का पहला ओपेरा कौन सा था? पहला फेमस ओपेरा था बेगर्स ओपेरा। ओपेरा का मतलब म्यूजिकल प्ले था, जिसको लिखना होगा जल्दी से, म्यूजिकल प्ले को ओपेरा कहते हैं हम, ठीक है। एक बार देखो तो जरा कोर्स में तुम्हारे WH अडन है क्या इस बार, WH अडन है या नहीं है? नहीं तो वहां से भी एक फैक्ट है ओपेरा में, लिखवा दूंगा, नहीं है तो नहीं लिखवाऊंगा। तो ओपेरा में मैंने आपको बताया जॉन गे का बेगर्स ओपेरा भी, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट मेजर ओपेरा ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, बेगर्स ओपेरा। इसका ईयर याद रखना आप, 1728, ठीक है, जॉन गे का बेगर्स ओपेरा, ठीक है। अब ग्रब स्ट्रीट पे क्या लिखा आया था मैंने, ग्रब स्ट्रीट पे यही लिखा आया था कि ग्रब स्ट्रीट किसको कहते हैं, स्ट्रीट ऑफ स्ट्रगलिंग ऑथर्स, जो स्ट्रगलिंग ऑथर्स होते हैं। अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, अडन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप और पॉइंट्स लिखो। ग्रब स्ट्रीट किसको कहते हैं, स्ट्रीट ऑफ स्ट्रगलिंग ऑथर्स, ठीक है। एक ऐसा प्लेस है लंदन में जहाँ पर स्ट्रगलिंग ऑथर्स रहते हैं, यहाँ पर डॉक्टर जॉनसन भी रहे थे, ठीक है। इंफीरियर राइटर्स को भी ग्रब स्ट्रीट कहते हैं हम, इंफीरियर राइटर्स को, ठीक है। फिर द लॉटरी, द मॉडर्न हस्बैंड, द ओल्ड डिबॉशीज, डिबॉशी किसको कहते हैं बेटा, जो आपका क्या है, सेक्सुअली, सेक्सुअली क्या है, करप्ट हो, ठीक है, सेक्सुअली मॉरली करप्ट हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिबॉशी, ठीक है। तो कोवेंट गार्डन ट्रेजेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोवेंट गार्डन जो नेम है ना, इन्होंने जो है इसमें, इसको मैं हाईलाइटर कर रहा हूँ यहाँ पर, कोवेंट गार्डन जर्नल भी शुरू किया था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एंड द मॉक डॉक्टर, एंड द मॉक डॉक्टर, ठीक है।
He was essentially a satirist. For instance, the author's farce displays the absurdities of writers and publishers, while Rape Upon Rape satirizes the injustices of the law and lawyers. His target was often the political corruption of the times. सही बात है. ठीक है. द लाइसेंसिंग एक्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके बैकग्राउंड में. ठीक है. 18th सेंचुरी में लेक्चरर वाले, पॉली वाले सभी ध्यान से देखना. लाइसेंसिंग एक्ट कब आया करके ना. The Licensing Act of 1737 ended the theatrical career of Henry Fielding, whose comedies had come under constant fire from the authorities for their satire on the government. ठीक है. तो लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737 जो है, इसने क्या करा, हेनरी फील्डिंग के थिएट्रिकल करियर को खत्म ही कर दिया एकदम. और ठीक है, whose comedies had come under constant fire from the authorities for their satire on the government. ठीक है ना. आफ्टर द पैसेज ऑफ वॉलपोज लाइसेंसिंग एक्ट स्टाइफल्ड फील्डिंग्स प्ले राइटिंग करियर. He was faced with financial constraints and a need to support his wife Charlotte. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनकी बायोग्राफी में. इन्होंने शार्लेट करके जो है, शार्लेट फील्डिंग कह सकते हैं आप, इनसे मैरिज करी थी और इनका इनकी लाइफ में बहुत एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस था. ठीक है. whom he had married in 1734. फील्डिंग टर्न टू द स्टडी ऑफ लॉ एट द मिडिल टेम्पल. तो यहाँ से फिर फील्डिंग को जब लगा कि उनकी ऊपर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं और उनको अपनी वाइफ को भी सपोर्ट करना है, पढ़े लिखे तो बहुत अच्छे थे ही, तो उन्होंने मैरिज के बाद अपनी अटेंशन लॉ में फोकस कर दी. ठीक है. Fielding's literary pursuits extended beyond the realm of drama. He delved into the world of journalism, spearheading a satirical political newspaper, The Champion. ठीक है. The Champion को इन्होंने स्टार्ट किया. ठीक है. और पब्लिश्ड बिटवीन 1739 एंड 70. इसको नोट कर लेना, ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. Published between 1739 and 1741, this publication showcased a more serious side of Fielding as he critically examined the pressing issues of his time. ठीक है. Through his incisive writing, he offered satirical commentary on the political landscape, demonstrating a keen intellect and a commitment to social justice. बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो क्या हुआ कि इन्होंने ना अपने इंसाइसिव राइटिंग, इंसाइसिव मतलब पेनिट्रेटिव राइटिंग्स के थ्रू सैटारिकल कमेंट्री शुरू कर दी पॉलिटिकल लैंडस्केप पे, और इससे इनका जो है इंटेलेक्ट भी दिखा और कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस भी दिखा. जल्दी से बताओ 18th सेंचुरी में कौन सी दो फेमस पॉलिटिकल पार्टीज थी. ठीक है. जिनके बीच में हमेशा राइवलरी रहती थी. बताया था आपको, विग्स और टोरीज. ठीक है. विग्स और टोरीज, ये दो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पार्टीज थी, विग्स एंड टोरीज. ठीक है. चलो अब इसके बाद, as a barrister, Fielding's legal career was unremarkable, marked by 2 annual trips on the Western Circuit. However, in 1740, Samuel Richardson's Pamela or Virtue Rewarded captivated the literary world. It's a tale of virtuous servant girl who resists her master's advances, ultimately winning his heart. It was a groundbreaking success. ठीक है. तो पामेला का एक बहुत शॉर्ट समरी आपको मिल गया, जो कि ब्रिटेन का पहला इंग्लिश नॉवल है ऑफिशियली. क्या है समरी? इट इज अ टेल ऑफ अ वर्चुअस सर्वेंट गर्ल. तो मोरालिटी को दिखाता है पामेला. ठीक है. डायडेक्टिक जो है एक टेल है. ये दोनों वर्ड आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं. मोरालिटी या डायडेक्टिसिज्म को दिखाता है पामेला. और इसमें जो है उसका जो मास्टर है वो उसको थोड़ा सा एक फिजिकली उसको मोलेस्ट करने की या उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए उसको इनकरेज करता है उसके साथ अपने उस रिलेशनशिप को, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, बट वो रेजिस्ट करती है अपने मास्टर के एडवांसेस को. और ऐसा करते करते वो अल्टीमेटली अपनी मास्टर के हार्ट को जीतती है, मतलब उसका चेंज ऑफ हार्ट करती है. उसको रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है ऐसा करके, और अल्टीमेटली जो है वो उससे, मैंने बताया था, मैरिज भी कर लेती है. ठीक है. तो कहाँ एक सर्वेंट गर्ल जो कि एक वर्चुअस सर्वेंट गर्ल है, किस तरीके से अपने मास्टर के जो कैरेक्टर में थोड़े बहुत फॉल्ट्स हैं उनको करेक्ट करती है, और अल्टीमेटली उस
उसके हार्ट को विन करती है, ठीक है। दिस स्पार्क्ड अ वेव ऑफ इमिटेशंस एंड इन अप्रैल 1741 a satirical parody emerged, an apology, पूरा नाम नोट करेंगे, टाइम दे रहा हूँ, an apology for the life of Mrs. शामिला एंड्रूज, शॉर्ट में शामिला लिख देते हैं बच्चे, इसका पूरा नाम नोट करो। ये पैरोडी आई थी, ये प्रोज वर्क है, नॉवल ने लिख दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें राइटर हेनरी फील्डिंग ने अपना नाम नहीं दिया और कई लोग कहते हैं कि इन्होंने लिखा है, ठीक है। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस सपोर्ट्स हिज क्लेम, इट पोक्ड फन एट रिचर्ड्स सेंटिमेंटल एंड मोरलाइजिंग टोन, showcasing फील्डिंग्स विड एंड सैटारिकल फ्लेयर। दो वर्ड्स को नोट करेंगे, फील्डिंग की जो नॉवेल्स की शैली में एक तो विट है और एक सैटारिकल फ्लेयर है। फ्लेयर का मतलब स्टाइल, ठीक है। ठीक हो गया। तो फिर अगर हम आगे बढ़े, फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रूज वाज पब्लिश्ड एनोनिमसली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नाम के साथ नहीं छापा उन्होंने, एनोनिमसली पब्लिश किया 1742 में, ठीक है। फील्डिंग रोड जोसेफ एंड्रूज अंडर द मोस्ट चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस, प्लेग्ड बाय गाउट, गाउट गठिया को कहते हैं ना, तो बीमारी भी है ये फील्डिंग को, ये नोट हो जाएगा। He was also grappling with the illness of his 6-year-old daughter and his wife's deteriorating health. To add to his woes, मतलब चिंताएं, he faced financial hardship, which was temporarily relieved by the generous support of his friend, ठीक है, द फिलेंथ्रोपिस्ट। देखो इनके फ्रेंड का नाम, एक और फ्रेंड आया है यहाँ पर, राल्फ एलन, who would later inspire the character of Mr. Allsworthy in Tom Jones। 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। मिस्टर ऑल्सवर्दी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है टॉम जोन्स में, वो किससे इंस्पायर्ड है, राल्फ एलन के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, जो कि एक फिलेंथ्रोपिस्ट थे। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब जो चैरिटी करता है, ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट थे। तो आपने इनके फ्रेंड्स, जैसे एक तो पॉलिटिशियन थे और एक कौन थे, फिलेंथ्रोपिस्ट थे, राल्फ एलन, ठीक है। इन 1743 फील्डिंग पब्लिश 3 वॉल्यूम्स ऑफ मिसलेनीज। मिसलेनीज मतलब वही जिसमें और भी स्टोरीज हों, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू वर्क्स, अमंग दीज द लाइफ ऑफ मिस्टर जोनाथन वाइल्ड, शॉर्ट में जोनाथन वाइल्ड भी पढ़ते हैं हम इस वर्क को, द ग्रेट स्टैंड्स आउट एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो ये जो है ये मिसलेनीज के अंदर आता है। मिसलेनीज समझ गए, अ टाइप ऑफ नोवेला, ठीक है। एग्जैक्टली शॉर्ट स्टोरी भी नहीं है, एग्जैक्टली नॉवल भी नहीं है, बट कहीं बीच बीच का है, तो मैं इसको नोवेला कहना पसंद करता हूँ। तो कई जगह इसको नॉवेल भी लिखा हुआ है, तो आप दोनों ही लिख सकते हो। जोनाथन वाइल्ड, ये एक्चुअली रियल स्टोरी पर बेस्ड है और ये क्रिमिनल की लाइफ का एक लेखा जोखा है, तो क्रिमिनल की एक तरीके से फिक्शनल बायोग्राफी है ये, क्रिमिनल्स बायोग्राफी लिख सकते हो आप, जोनाथन वाइल्ड। ध्यान से सुनना, जोनाथन वाइल्ड एक्चुअली जितने भी क्रिमिनल्स थे उनका एक तरीके से ठेकेदार था, और जैसे कहीं पर किसी को कोई इस तरीके के जैसे सुपारी लेकर मारने वाले लोगों की जरूरत होती थी, या इस तरह के रियल में कैरेक्टर था ये इंग्लैंड में, तो वो उनको प्रोवाइड कराता था। तो ही वाज द प्रोवाइडर ऑफ, यू कैन से, ऑफ 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 सच पीपल, ठीक है। हाँ, तो जो मर्डरर्स हैं, इस तरीके के जो लोग हैं, उनको प्रोवाइड करने वाला ठेकेदारी का काम जोनाथन वाइल्ड करता था, तो बहुत खतरनाक कैरेक्टर, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो, क्रिमिनल की लाइफ पर जो बेस्ड नॉवेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं इंग्लैंड में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। देखिए उसको क्राइम फिक्शन नॉवल नहीं कहते, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, नोट हो गए, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइलाइटर लेके नोट करो, न्यू गेट नॉवेल्स, क्या कहते हैं, न्यू गेट नॉवेल्स। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा तुम्हारा, ठीक है। पिछली बार लेक्चरर में चार्ल्स डिकेंस था ना, वहां से क्वेश्चन उठा सकते थे, चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था ओलिवर ट्विस्ट, तो उस तरीके के नॉवेल्स जो, न्यूगेट एक्चुअली वहां पर एक प्रिजन का नाम है, लंदन में बहुत फेमस प्रिजन है, जैसे हमारे यहाँ तिहाड़ जेल है ना, वैसी है। तो न्यूगेट में जो प्रिजनर्स रहते थे, खूंखार प्रिजनर्स, उनके नाम पर ये नॉवल पड़ा था, न्यूगेट नॉवेल्स, ठीक है। ये बेसिकली क्रिमिनल्स की लाइफस्टाइल, क्रिमिनल्स के बारे में, आपको पता होगा, मैंने एलिजाबेथन एज में भी बताया था, जैसे आपको थॉमस नैश का याद होगा ना, जैक विल्टन द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, ठीक है। तो इस तरीके की जो वर्क्स आएंगे वो आपके क्रिमिनल फिक्शन में आ जाएंगे।
आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो इन 1744 हेनरी फील्डिंग की वाइफ की डेथ हो जाती है। फॉलोइंग द ट्रेजिक लॉस ऑफ हिज वाइफ ही एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ प्रोफाउंड ग्रीफ डिस्क्राइब बाय हिज कजिन लेडी मैरी वोर्टले मोंटागो। लेडी मैरी मोंटागो या लेडी मोंटागो भी कहते हैं। याद है इसके बारे में क्या बताया था मैंने? क्या बताया था लेडी मोंटागो के बारे में? फर्स्ट फीमेल डायरिस्ट। ठीक है, फटाफट नोट करो उसके पॉइंट्स। ठीक है, कल मैंने एक वो पढ़ाया था ग्रुप, बताओ फीमेल्स का कौन सा ग्रुप था? फीमेल लिटरेरी क्लब कौन सा था 18 सेंचुरी में? जल्दी से बताओ। देखिए ब्लू स्टॉकिंग्स तो आपने बोला, ठीक है, तो ब्लू स्टॉकिंग से जुड़ी थी। अब ब्लू स्टॉकिंग्स मैंने आपको जैसे बताया बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रुप था हमारा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो हमारे 19 सेंचुरी सॉरी मिड 18 सेंचुरी में जो फीमेल्स के लिटरेरी एक्सक्लूसिव ग्रुप था, इसको ब्लू स्टॉकिंग्स कहा जाता था। ठीक है, और यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि ब्लू स्टॉकिंग्स जो ग्रुप था ये किसके राइवल ग्रुप था? ठीक है, तो राइवल ग्रुप इसका जो मेल में था वो कौन था? जॉनसन्स क्लब, डॉक्टर जॉनसन्स क्लब, या खाली द क्लब भी कहते थे उसको। ठीक है, तो ये लेडी मोंटागो जो है, जो कि कौन है? कजिन है किसकी? हेनरी फील्डिंग की। ये ब्लू स्टॉकिंग ग्रुप की मेंबर थी, फर्स्ट फीमेल डायरिस्ट भी है, और ये इसके अलावा क्या है? राइवल ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी है, लिटरेरी राइवल है ये। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप और इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ क्या लिखे हैं? एक वर्ड बताया था मैंने, नए बच्चे स्पेशली रिवीजन हो रहा है, पॉलेमिकल वर्क्स लिखे हैं। POLEMICAL, पॉलेमिकल का मतलब क्या होता है? ठीक है, वर्बल अटैक, शब्दों के द्वारा हमला, तो पॉलेमिकल वर्क्स भी लिखे हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आ गए मोंटागो से, लेडी मोंटागो से, याद रखना इसको। क्या क्या है मैं रिवीजन करा रहा हूँ। एक तो ब्लू स्टॉकिंग्स की मेंबर है, एक हेनरी फील्डिंग की कजिन है, एक अलेक्जेंडर पोप की राइवल है, और एक फर्स्ट फीमेल डायरिस्ट है। ठीक है, राइवल से जुड़ा हुआ पॉइंट हो गया कि पॉलेमिकल भी लिखती है। क्लियर? मिटा दूं स्क्रीन? यहां तक का क्लियर सबको? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अगर हम आगे बढ़े, so he was approaching to frenzy. ठीक है, it took nearly a year for him to regain his composure. During this time he moved to a house in London Strand where the law courts now stand and lived with his remaining daughter, his sister Sarah Fielding, also a novelist, and Mary Daniel, his late wife's maid. तो देखो मेड का नाम भी हमने अपने नोट्स में डाला है। अब आपको अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मैरी डेनियल, ये नोट्स अपने तक ही रखने हैं। ठीक है, एक ये परंपरा ना चला दें कि हम नोट्स को शेयर कर लें। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग हमारे एक्सक्लूसिव पेड मेंबर्स के उसमें भी आते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा अगर कोई ऐसा करता है तो हमारी नज़र में लाएं, और प्लीज नोट्स को अपने तक रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि कंटेंट टीम की बहुत मेहनत लग रही है, एक एक हफ्ते में एक राइटर बन रहा है हम लोगों का, तो आप लोग को इसको प्रॉपर तरीके से, इसको, ये लर्निंग हमेशा ही काम आने वाली है ना, तो उसको मेंटेन रखना है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। In 1746, Fielding edited a weekly newspaper, The True Patriot, and the History of Our Own Times. तो ये दोनों पेपर्स को उन्होंने नोट किया, अपनी कॉपी में मेन मेन पॉइंट्स नोट कर रहे होगे। ठीक है, चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकाल लेना फिर, है ना, या चाहो तो उसके मेन पॉइंट्स को नोट कर लेना। तो मैंने बोला फील्डिंग ने जो है द ट्रू पेट्रियट एक वीकली न्यूज़पेपर था, और द हिस्ट्री ऑफ आवर टाइम्स, ऑफ आवर ओन टाइम्स, इसको एडिट किया। इन अ मूव दैट शॉक्ड एंड अम्यूज्ड लंदन सोसाइटी, ही मैरिड, ये देख लो, मैरी डैनियल इन 1747 डिस्पाइट हर प्रेगनेंसी। डिस्पाइट हर प्रेगनेंसी, उन्होंने मैरी डैनियल से शादी कर ली। अब ये प्रेग्नेंट किस, मतलब किसने इनको प्रेग्नेंट किया था, या इनका रिलेशनशिप इन्हीं से था या किसी और से था, ये क्लियर नहीं है, बट बेसिकली एक बहुत ही शॉकिंग मूव था ये, खासकर 18 सेंचुरी की सोसाइटी में अपनी मेड से मैरिज कर लेना। ठीक है, तो ये आ गया, तो इनकी दो मैरिजेस क्लियर हो गई। ठीक है, फील्डिंग ऑल्सो एडिटेड अ वीकली जर्नल कॉल्ड एज द जैकोबाइट्स जर्नल, आयरनिकली नेम्ड टू मॉक द जैकोबाइट कॉज। अब ये जैकोबाइट कॉज, जैकोबाइट्स कौन थे? फटाफट नोट करो। तो जैकोबाइट्स थे आपके सपोर्टर्स ऑफ, सपोर्टर्स ऑफ
किंग जेम्स फोर, प्रॉपर तरीके से नोट करना, किंग जेम्स फोर हु वॉज साइलेंटली ओवरथ्रोन, who was silently overthrown in the famous glorious revolution of 1688। लो, हर चीज की जड़ में जा रहा हूं पूरा। अब ये तो आपके ऊपर है, आप कितना इसको एब्जॉर्व कर पा रहे हो इन चीजों को। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आया था 1688 में, ठीक है। इसके इसमें हुआ क्या था कि जो है 1688 का जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन था, इसमें हुआ क्या था कि जो किंग था उसके, जो किंग जेम्स फोर था उसको ओवरथ्रोन कर दिया गया था ना। और इसके बाद फिर हुआ क्या कि उसके जो सपोर्टर्स थे, जो बार बार ये चाह रहे थे कि किंग जेम्स फोर आए या फिर उसके जो हायरार्की में या उसका जो बच्चे वगैरह हैं वो आए, उनके सपोर्टर्स को जैकोबाइट्स कहा गया। क्लियर हो गया? अब देखो, ये तो जैकोबाइट कॉज के अगेंस्ट में थे, बट कौन थे जिन्होंने सपोर्ट किया था जैकोबाइट कॉज को? विच राइटर सपोर्टेड जैकोबाइट्स? तो ये याद रखना, किसने लिखा है? वेवरले नॉवेल्स। लो, यहां से ये पॉइंट भी क्लियर कर दिया। वेवरले नॉवेल्स किसने लिखा है भाई? सीरीज ऑफ नॉवेल्स हैं जो स्कॉटलैंड की एक फिक्शनल शहर वेवरले पर बेस्ड है। 5 स्टार क्वेश्चन है ये। वेवरले नॉवेल्स। कौन है फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स? बहुत ही देर कर रहे हैं। वॉल्टर स्कॉट, ठीक है। वॉल्टर स्कॉट के जो वेवरले नॉवेल्स हैं वो जैकोबाइट्स के सपोर्ट में हैं, और ठीक है, और फील्डिंग के जो जैकोबाइट जर्नल है वो जैकोबाइट्स के अगेंस्ट में है। अब तो क्लियर हो गई पूरी कहानी। जैकोबाइट्स कौन है ये भी समझ में आ गया। सपोर्टर ऑफ किंग जेम्स फोर, स्टुअर्ट्स, स्टुअर्ट मोनार्की के सपोर्टर है ये सारे। स्टुअर्ट्स स्कॉटिश थे ना सारे। पिक्चर क्लियर हो रही है? ठीक है, चलो। तो अब इसमें its strong anti-Jacobite stance was so valued by the government that they purchased thousands of copies for distribution, recognizing its propaganda value. As a reward for his loyalty, Fielding was appointed Justice of the Peace for Westminster and Middlesex in 1748। ठीक बात हो गई। मतलब जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी वो भी जैकोबाइट्स के अगेंस्ट थी ना, तो उन्होंने जैकोबाइट जो एंटी जैकोबाइट जर्नल था इसकी कॉपीज को खरीद लिया और जो है फील्डिंग को सपोर्ट करते हुए यहाँ ले आए। In 1749, Fielding published Tom Jones। ये देखो, Henry Fielding published Amelia in 1751। It met with a lukewarm response। Lukewarm means not very energetic, ठीक है। हम कह सकते हैं अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है, जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स ना करे, ठीक है, कोल्ड रिस्पॉन्स कह सकते हैं ना। तो फील्डिंग ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर। ये देखो, ये नाम आ गया, द कोवेंट गार्डन जर्नल। जर्नल इसको फील्डिंग ने स्टार्ट किया था। ठीक हो गया। Fielding's deteriorating health forced him to seek a warmer climate. In the summer of 1754, he embarked on a sea voyage to Lisbon। लिस्बन कहाँ है? लिस्बन है पोर्तुगल में, ठीक है, नोट कर लेना। पोर्तुगल। यूरोपियन रिनेसा में मैंने, या रिनेसा जब पढ़ा रहा था तो वहां पर ऑफलाइन क्लासेस में भी मैप के थ्रू पढ़ाया था। आप लोग भी यूरोप का मैप जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। मैप ऑफ यूरोप कहोगे तो मैं भेज दूंगा, या कोई भी बच्चा सेल्फ हेल्प में डाल देना। तो उसमें इंग्लैंड की लोकेशन कहाँ है, ठीक है, जर्मनी कहाँ पर है, फ्रांस कहाँ है, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो पोर्तुगल और स्पेन पूरा जो है साउथ, आप कहेंगे कि साउथ वेस्ट की तरफ है। और तो पोर्तुगल में लिस्बन बहुत फेमस शहर है वहाँ का। तो दिस जर्नी रिजल्टेड इन अ पोस्टमसली पब्लिश डायरी, अ जर्नल ऑफ अ वॉयज टू लिस्बन करके है, अ जर्नल ऑफ अ वॉयज टू लिस्बन। Despite the hope for recovery, his health continued to decline. He passed away on October 8, 1754 at the age of 47। 47 की बहुत कम एज में इनकी डेथ हो गई वहां।
क्लियर हो गया यहाँ तक का पॉइंट, है ना? अब जैसे इनके जो नॉवेल्स हैं उन पर मैं लेक्चर अपना कल लूंगा। कल आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कल तो मेरी प्रॉपर ऑफलाइन क्लास भी चलेगी ना, ऑफलाइन कम ऑनलाइन जो बोर्ड टीचिंग होती है, तो आप लोग इसके जो नॉवेल्स के समरीज हैं, जैसे इसमें अभी तो 4 ही पेज में है, बाकी समरीज को फटाफट पढ़ के लाना ताकि मैं जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आपको शॉर्ट में समझा दूं, ठीक है? तो हमारा ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको कल तक निपटा दें, ठीक है? क्योंकि हेनरी फील्ड हमें हीरोइक कपलेट भी करना है, और ये बहुत मेहनत से बनाई है हमने सारी समरी ना, टाइम काफी लग रहा है। जैसे जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट की समरी है, ठीक है? जो डिफिकल्ट वर्ड होंगे उनके मीनिंग्स नोट कर लेंगे अंडरलाइन करके, चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल लें आज, ठीक है? ऐप वालों को मैं अभी ऐप में तुरंत अपलोड कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास हम लोग 10 मिनट्स में शुरू करते हैं ग्रामर की। स्पेशली ये वाला जो है ना, टेस्ट योर नॉलेज, इसको जरूर करो। ये पीडीएफ में ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा बच्चों का मिस हो जा रहा है। जैसे अब इसमें बताओ कि कौन सा जो है, कौन सा वर्क इसमें से नहीं है, फटाफट कर लेते हैं चलो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट एसोसिएटेड विद हेनरी फील्डिंग? दीपिका, वो रिक्वेस्ट और बच्चों ने भी भेजी थी, बट उसकी वजह से हमारा ना कई बच्चे कॉपी कर लेते हैं और फिर वो हो जाता है, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोगों की रिक्वेस्ट, बट वो हो नहीं पाएगा। थोड़ा वैसे ही मैनेज कर लें आप लोग, है ना? चलिए क्वेश्चंस पर आइए फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या है? हम्म तो इसमें देखो, इसका आंसर है बी। सारे बच्चे नोट कर लेंगे, कोई बच्चा इसके आंसर की भी देख लेगा। द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, बी नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है? बाकी तीनों वर्क लिखे हैं। विच प्ले ऑफ हेनरी फील्डिंग कैरेक्टर ऑफ मिसेस वॉटर्स मार्क मेक्स एन अपीयरेंस? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर प्ले की जगह नॉवल होगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। इन विच नॉवल ऑफ हेनरी फील्डिंग मिसेस वॉटर्स नाम का कैरेक्टर अपीयर होता है या होती है? तो इसमें टॉम जोन्स याद रखना, मिसेस वॉटर्स जो है टॉम जोन्स की कैरेक्टर है, ठीक है? व्हेन डिड रॉबर्ट वॉलपोल इनैक्ट द लाइसेंसिंग एक्ट? पूरी क्लास बताओ, इतने समय से पढ़ रहे हैं, 1 घंटे से। थर्ड का आंसर क्या होगा? सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए फटाफट। बिल्कुल, थर्ड का आंसर क्या होगा बेटा? डी, ठीक है? 1737 होरेस नहीं, रॉबर्ट वॉलपोल ने लाइसेंसिंग एक्ट इनैक्ट कर दिया, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय सारा फील्डिंग? हेनरी फील्डिंग सिस्टर, इनमें से कौन सा वर्क उसने नहीं लिखा है? डेविड सिंपल लिखा ही है, ठीक है? अब इसमें अगर देखते ही देखोगे तो क्लैरिसा, क्लैरिसा किसने लिखा है? हेनरी फील्डिंग ने लिखा है ना। क्लैरिसा हेनरी फील्डिंग ने लिखा है, सरा फील्डिंग ने थोड़ी लिखा है। बट उसने तो सरा फील्डिंग के नॉवेल्स पूछे, तो क्लैरिसा इसका आंसर हो गया सी। बाकी के याद कर लो, द क्राई, द गवर्नेस और द डेविड सिंपल, ये तीनों किसने लिखे हैं? सरा फील्डिंग, जो कि हेनरी फील्डिंग की रियल सिस्टर थी, ठीक है? Who among the following said that Henry Fielding was the father of English novels? Very important question. इनमें से किसने कहा था कि हेनरी फील्डिंग जो है इंग्लिश नॉवेल्स के फादर हैं? वेरी गुड बेटा, वॉल्टर स्कॉट ने बोला था। वॉल्टर स्कॉट ने क्या बोला था? हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स बोला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच ईयर वॉज हेनरी फील्डिंग अपॉइंटेड एज अ जस्टिस ऑफ पीस? जस्टिस ऑफ पीस अभी तो पढ़ा, मेमोरी चेक, आज ही पढ़ा है ये, जस्टिस ऑफ पीस। 1748, 1748। What language does Mr. Adams want to teach Joseph? What language? अभी कौन से नॉवल की बात हो रही है? हम्म What language does Adam want to teach Mr. Joseph? जल्दी से बताओ पहले कौन से नॉवल की बात हो रही है?
जोसेफ एंड्रूज, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। 7th का ऑप्शंस आ गया। इसका आंसर डी है। हाँ, लैटिन। लैटिन लैंग्वेज में हम देखते हैं कि इसमें जो है इसका आंसर पब्लिश हुआ। सी नहीं है, डी है, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज पढ़ाना चाहता था क्वेश्चन है ना। तो मिस्टर एडम्स, ये पार्सन एडम्स है, पार्सन एडम्स है, ठीक है। इसको रियल हीरो बोला गया है। और जोसेफ हमारा जोसेफ एंड्रूज है, नॉवल नाम से क्लियर है। तो नॉवल जोसेफ एंड्रूज की बात हो रही है, उसमें इसका मेंटर है ये एडम्स। पार्सन एडम्स कौन है, मेंटर है इसका एक तरीके से। तो इसको रियल हीरो भी कहा गया। तो ये कौन सी लैंग्वेज चाहता था कि इसको पढ़ा दे, वो लैटिन लैंग्वेज, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में ज्यादातर बाइबल वगैरह लिखी गई है इसलिए। When was Henry Fielding's Miscellanies published? 1743, जिस साल जोनाथन वाइल्ड भी पब्लिश हुआ, ठीक है। What is the subtitle of Pamela? तो सबटाइटल ऑफ पामेला सबको पता है, वर्च्यू रिवॉर्डेड है, वर्च्यू रिवॉर्डेड है, ठीक है। 9th का आंसर बी है, बी, ठीक है। हु इज लिटिल बेंजामिन इन द प्ले, बार बार प्ले आ रहा है, ये नॉवल है ये। इन द नॉवल टॉम जोन्स, तो क्या होगा इसमें 10th में, ए पार्टरिज। पार्टरिज जो है नॉवल टॉम जोन्स में एक लिटिल बेंजामिन का नाम है, ठीक है। व्हाट इज द पेन नेम ऑफ हेनरी फील्डिंग, 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। शायद नोट्स में नहीं दिया होगा तो आप इसको वैसे भी याद कर लेंगे। कैप्टन हरक्यूलिस वेनेगर, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, कैप्टन हरक्यूलिस, ठीक है, वेनेगर, VINEGAR। ये इनका स्यूडोनिम था। पेन नेम का मतलब स्यूडोनिम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विट कॉलेज डिड हेनरी फील्डिंग अटेंड, तो ये तो हम सबको पता है, ट्रिनिटी कॉलेज, नहीं सॉरी, एटन कॉलेज, एटन कॉलेज, ठीक है, बी। तो ये था आज का हमारा क्लास। थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद ग्रामर में मिलते हैं, ठीक है।